सुप्रभात स्टूडेंट्स छात्र। हम आज आपको संस्कृत के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन और आपका सिलेबस आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से समझेंगे हम लोग। पहले इसका सिलेबस क्या है क्लास 10th के लिए यह है। ध्यान से समझिए। देखिए, आपको जो संस्कृत का सिलेबस क्लास 10th का है उसमें आपके कुल 100 नंबर के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें आपको हर तरह के पार्ट्स में बताया गया है। वस्तुनिष्ठ आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपको सहचर का भी क्वेश्चंस रहेंगे और किताब भी। यह सभी आप जानते हैं कि आपको 100 में से 50 क्वेश्चंस को ही बनाना रहता है। तो अगर आप सहचर और किताब दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो वस्तुनिष्ठ में 50 में 50 बिल्कुल आ सकता है आप सभी का। इसके बाद आपको एग्जाम्स में आता है गद्यांश। गद्यांश जिसमें आपको पढ़कर प्रश्नोत्तर बनाना रहता है, क्वेश्चन आंसर बनाना रहेगा स्टूडेंट्स। ऊपर गद्यांश लिखा हुआ रहेगा, नीचे कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर देने रहेंगे। अगर ये गद्यांश कुल मिलाकर 2 गद्यांश हैं 13 नंबर के, एक गद्यांश आपका 7 नंबर का होगा और दूसरा गद्यांश होगा 6 नंबर का। इन दोनों गद्यांशों को अच्छे से बनाने के लिए आप सभी को संस्कृत सहचर मतलब अनुवाद ठीक से पहले सीखना पड़ेगा। इसके बाद आपको एग्जाम में करना क्या रहेगा, इसके बाद आपका आएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन में भी आपका 2 पत्र लेखन रहेगा, हर एक पत्र लेखन 4 नंबर का रहेगा। अब आपका छुट्टी पर हो सकता है या लिखने के लिए अपने बड़े भाई पर या बहन के लिए, किसी भी तरह का आपका पत्र लेखन पूछा जाता है एग्जाम में। 2 पत्र लेखन, एक आपके स्कूल से छुट्टी के लिए हो किया जा सकता है या दूसरे आपके लिए कहा जा सकता है कि आपको अपने पिताजी के पास पैसों की डिमांड करनी है विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो वैसे तरह के पत्र लेखन आपको 2 आएंगे। हर एक पत्र लेखन 4 नंबर का रहेगा, तो 8 नंबर। इस पत्र लेखन को बनाने के लिए भी आपको ठीक से सीखना पड़ेगा सहचर, जिसमें हम आपको बढ़िया से सिखाएंगे सहचर। उसके बाद पत्र लेखन भी आप खुद से बना सकेंगे। फिर इसके बाद आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे अनुवाद। कुल 12 क्वेश्चन अनुवाद में होते हैं, जिसमें आपको बनाना रहेगा केवल 6 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। यह अनुवाद भी बहुत जरूरी है और इसके लिए भी आपको संस्कृत सहचर व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे लास्ट में आएगा आपका प्रश्नोत्तर। 16 प्रश्नोत्तर होते हैं विद्यार्थियों, और इसमें आपको 8 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। हर एक प्रश्न का प्राप्तांक होता है 2। इस तरह से 8 दूनी 16 नंबर आपके क्वेश्चन आंसर से आएंगे। और इसमें आपका व्याकरण सहचर का कोई कार्य नहीं है फ्रेंड्स, इसमें आपका केवल किसका कार्य है, किताब का कार्य है। किताब से ही आपको क्वेश्चन आंसर बनेंगे। यह आपके बनेंगे केवल हिंदी प्रश्नोत्तर रहेंगे, बहुत ही आसान रहते हैं, जो हम आपको आसानी से पढ़ा देंगे चैप्टर्स के साथ। चलिए, अब इसके बाद हम समझेंगे। सबसे पहले आज हम लोग ग्रामर को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि संस्कृत के सिलेबस में आप देख लीजिए सहचर का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो विद्यार्थियों, आज हम आपको सबसे पहले संस्कृत सहचर का क्लास स्टार्ट करेंगे। यह सहचर जो है, आप क्लास 10th में हो, क्लास 9th में हो या क्लास 8 में हो, सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। सहचर के लिए यह नहीं जरूरी है कि क्लास 10th के ही बच्चे पढ़े, किसी भी क्लास के हो संस्कृत सहचर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं संस्कृत सहचर से। समझिए ध्यान से। सहचर में सबसे पहले हमको सिलेबस समझ लेते हैं, क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। सहचर में अनुवाद पढ़ना है, समास पढ़ना है, संधि पढ़ना और प्रत्यय पढ़ना है। वैसे बेसिकली सभी जगह सहचर में पहले संधि पढ़ाया जाता है, मगर संधि हम आप लोगों को हिंदी ग्रामर में भी पढ़ा देंगे। सबसे ज्यादा जरूरी जो आपके लिए सहचर में है वो आपको सीखना जरूरी है, सबसे ज्यादा अनुवाद। तो सबसे पहले हम अनुवाद से ही शुरू करेंगे आपके क्लास को। अब देखिए, अनुवाद में आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है। सबसे पहले पढ़ना आपको रहेगा धातु। धातु का मतलब होता है क्रिया, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना। इसमें आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, इसमें केवल आपको याद करना है। जैसे पढ़ना का संस्कृत पठ, वो सब हम आपको इसके बाद वाले स्लाइड में दिखाएंगे। इसके बाद आपको कुछ अव्यय पढ़ना है, इसको भी कुछ केवल याद करना है। शब्दार्थ, पुरुष, लकार, यहाँ से आप लोगों को समझने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लकार, शब्दरूप जो आपको याद करना पड़ेगा, कारक प्रकरण भी कुछ आपको याद करने पड़ेंगे और कुछ समझना भी पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपको
अनुवाद के लिए धातु का चैप्टर। समझिए ध्यान से, धातु, धातु का अर्थ होता है क्रिया। संस्कृत में कुछ मुख्य धातुएं होती हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। वैसे तो धातुएं हम आपको बहुत ज्यादा लिख के दे दिए, मगर इसमें भी आपको उतना ज्यादा याद करना जरूरी नहीं। क्या क्या जरूरी है वह हम आपको बता देते हैं। देखिए समझते चलिएगा। होना का संस्कृत होगा भव, मगर एग्जाम्स में कभी कभी भव ना रख कर भू लिख देता है। क्यों? क्योंकि भू है मूल धातु, और मूल धातु भू है, इसी से बना है भव। तो एग्जाम्स में अगर कभी आपके ऑप्शंस में भव नहीं रहेंगे तो भू रहेगा, उससे भी आप बना सकते हैं। और समझिए, जाना का गच होता है, इसका मूल धातु है गम। इस तरह से कुछ ऐसे धातु हैं जिसका आपको मूल भी शब्द भी याद करना पड़ेगा। बाकी जिनमें नहीं लिखा हुआ उनका कोई मूल शब्द नहीं है। तो इस तरह से समझिए आपके जरूरी कौन कौन से धातु हैं। आपको जरूरी रहेंगे जो हम टिक कर देते हैं, जाना, जाना का गच, आना, आगच, बैठना, देखना, उठना, देना, यह सब कुछ मुख्य धातु हैं। खाना, पीना, सुनना, और समझिए आपके जरूरी है रोना, हंसना, बोलना, खेलना, डरना, इच्छा करना। यह सब आपके ज्यादा पूछने वाले धातु हैं, जो एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। इसमें आपको क्री धातु से भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। क्री धातु पूजा करना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, यह सब जरूरी धातु हैं। इसके बाद आपको याद कर लेना है इसमें पकाना, गिरना, नाचना, सूंघना, जीतना। और इसके अलावा कुछ अन्य धातुएं जो हैं, जो लिखना हम भूल गए थे, तो हम इसमें यहीं पर अभी आपको लिख देते हैं। जैसे कुछ धातु आपको और पढ़ने रहेंगे। दौड़ना, यह भी आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन के में बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। दौड़ना, जिसका संस्कृत होता है धाव। चलना, इसका संस्कृत होता है चल। और एक आपका शब्द रहेगा चढ़ना, जिसका संस्कृत होगा आपका चल। यह सब भी कुछ इंपॉर्टेंट धातुएं हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछते हैं। तो इन धातुओं को आप याद कर लेंगे। इसके बाद समझिएगा आपको क्या करना है। इनके बाद आपको देखिए क्या याद करना है, कुछ अव्यय वगैरह याद करने हैं जो आपके अनुवाद में केवल काम आएंगे। यहाँ का त्र, वहां का तत्र, इनमें जितने भी अव्यय जरूरी हैं हम केवल वही आपको जरूरी अव्यय ही लिख के दिए हैं, कोई भी अतिरिक्त अव्यय नहीं है। वैसे तो अव्यय अगर आप किताब से पढ़ेंगे तो लगभग 100-150 अव्यय आपको पढ़ने रहेंगे, मगर हम आपको ज्यादा नहीं 20 से 30 अव्यय ही दिए हैं जो आपको पढ़ने के लिए हैं। देखिए अव्यय कौन कौन से हैं। यह भी कुछ अव्यय हैं आपको पढ़ने हैं, कुछ यह अव्यय आपको पढ़ने हैं। देखिए इतने सारे थे जो आपको केवल अव्यय पढ़ने थे। इन धातु और अव्ययों को याद करने के बाद आपका क्लास समझने का थोड़ा ध्यान से स्टार्ट होता है। देखिए आपको पढ़ना है पुरुष। पुरुष जो है 3 तरह के होते हैं, जिसको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कहते हैं। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो उत्तम पुरुष को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को कहा जाता है सेकंड पर्सन, और प्रथम पुरुष को कहा जाता है थर्ड पर्सन। थोड़ा सा इंग्लिश में अलग हो जाता है। आप यह नहीं सोचिएगा कि प्रथम का मतलब फर्स्ट हो जाएगा, नहीं, उत्तम पुरुष ही होता है फर्स्ट पर्सन। अब समझते हैं हमें एक एक करके क्या होता है। मध्यम पुरुष क्या होता है, तो जिससे दूसरों या अन्य के बारे में पता चले। जैसे हम क्या कह सकते हैं, वह हो गया, यह हो गया, या कोई भी नाम रहेगा वह आपका बनेगा प्रथम पुरुष में, कोई भी नाम प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष श्रोता, सुनने वाले। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो सुनेंगे क्या, आप। सुनने वाले क्या हैं, आप हैं, या सुनने वाले अगर आप हमसे छोटे हैं तो तुम हैं। मैं बोलूंगा, आप या तुम सुनेंगे। तो सुनने वाले मध्यम पुरुष में कौन कौन से शब्द मिलेंगे, आप या तुम, हिंदी में। इसके संस्कृत हम आपको बताएंगे। फिर आपको पढ़ना है उत्तम पुरुष, तो जिससे बोलने वाले का पता चले। आप सुन रहे हैं तो बोल कौन रहा हूं, बोल रहा हूं, तो बोल रहे हैं कौन, बोल रहा हूं मैं या हम। तो मैं या हम यह आपको मिल जाएंगे उत्तम पुरुष में। आप या तुम मिल जाएगा आपको मध्यम पुरुष में। वह हो
या अन्य कोई भी नाम हो वह आपको मिलेगा किस पुरुष में विद्यार्थी, वह आपको मिलेगा प्रथम पुरुष में। तो इस तरह से पुरुष की कुछ विशेषताएं हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आपको बनाने में अनुवाद को सहायता होगा। देखिए आपको पुरुष किस प्रकार से याद करने हैं, तो आपको पुरुष याद करने होंगे इस तरह से पढ़ के, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। समझिएगा ध्यान से, कुछ अहम इस तरह से आपको लिखना है, त्वम में आपको आधा तो लिखना रहेगा, इस तरह से आप त्वम लिखेंगे। चलिए देखिए याद कर लेंगे आप, प्रथम पुरुष सह तौ ते, फिर मध्यम पुरुष है त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में आपको मिलेगा अहम आवाम वयम। यह पुरुष आपको याद रहने चाहिए अगर आप चाहते हैं अनुवाद बनाने के लिए। अनुवाद बनाने के लिए पुरुष ही बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए सभी पुरुष के हमने आपको हिंदी यहाँ पर दिखाया है, जैसे सह का हिंदी होता है वह, तो वे दोनों, ते वे लोग या वे सब, दोनों का ही संस्कृत क्या होगा आपका ते। त्वम, त्वम का हिंदी आपका तुम भी हो जाता है और आप भी हो जाता है। तुम का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो तुम का प्रयोग करते हैं हम लोग अपने से छोटे के लिए, और आप का प्रयोग हम लोग करते हैं अपनों से बड़ों के लिए। तो त्वम का दो हिंदी हो सकता है, तुम भी और आप भी। इसके बाद समझिएगा युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों या आप दोनों। फिर आपका होता है यूयम, यूयम का मतलब तुम लोग, आप लोग, तुम सब, आप सब, इन सभी के लिए एक ही संस्कृत होता है और वह आपका क्या होगा यूयम। फिर बात करते हैं अहम, तो अहम का अर्थ क्या होता है, अहम का अर्थ होता है हम या मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम लोग या हम सब। यह सभी आपको याद करने पड़ेंगे, याद रहेंगे तो आप इनसे अनुवाद बहुत ही अच्छे तरह से बना सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, अब आपके अनुवाद के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। आपको अनुवाद बनाने के लिए लकार सीखने होंगे। लकार जिसको हम लोग हिंदी में काल कहते हैं, जिसको समय भी कहा जा सकता है। तो समझिएगा सबसे पहले आपको संस्कृत में पढ़ना है लट लकार। वैसे अगर आप किताब देखेंगे तो लकार के कुछ आत्मनेय पदी भी हैं, परस्मय पदी भी हैं, तो आपको उतना नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़िएगा कंफ्यूजन ज्यादा होगा। इसलिए हम जितना बता रहे हैं उसी को समझिएगा। किताब में भी लिखा हुआ और हम भी जो पढ़ के लिखे हैं ज्यादा आपको बेस्ट रहेगा बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले पढ़ना है लट लकार। लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल को हम पहचानेंगे कैसे, तो वर्तमान काल को पहचानने का नियम है, क्या नियम है पहचानने का नियम, तो किसी भी वाक्य के अंत में अगर वाक्य के अंत में है, हूं या हो रहेगा तो वह वाक्य होता है आपका लट लकार अर्थात वर्तमान काल। जैसे हमने बोला वह किताब पढ़ता है, तो पढ़ता है लास्ट में क्या है, इसका मतलब वर्तमान काल। तो किसी भी वाक्य के अंत में है, हूं या हो रहेगा तब वह आपका वर्तमान काल बनेगा, और उसको हम लोग अनुवाद करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो लट लकार का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग एक बार लट लकार पढ़ लेते हैं, क्या है लट लकार, तो समझिएगा ती तह अंति, चलिए पढ़ते हैं हम लोग लट लकार। लट लकार समझिए ध्यान से, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह,
फिर से देखिएगा, लट लकार एक बार फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिएगा ती तह अंति सी थह थ आमी आवह, और ये रहा आपका आम। लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अभी सही समझेंगे इसको, आम। तो इस तरह से अब समझिए इसमें हम ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर आप किताब देखेंगे तो किताबों में आपका आमी लिखा हुआ नहीं रहता है, किताब में आपका केवल मी लिखा हुआ है, आवह नहीं लिखा हुआ है, केवल वह लिखा हुआ है, आम नहीं लिखा हुआ, केवल म लिखा हुआ। तो अगर आप इसको एक किताब से थोड़ा याद करेंगे तो आपको अनुवाद बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब भी अगर कोई धातु में जोड़ा जाता है तो पठ मी नहीं बनता है वह। अगर हम पठ धातु का उत्तम पुरुष एक वचन बनाएंगे तो वह पठामी बनता है अनुवाद के लिए, और इसमें अगर आप केवल मी याद कर कर बनाएंगे तो बनेगा पठमी, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद क्या करना है, याद करना है आमी आवह आम। ब्रैकेट के में हम लोग इसलिए लिख दिए ताकि किसी को यह नहीं लगे कि गलत पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल ठीक है, किताबों में भी ठीक लिखा हुआ है, मगर जब जोड़ने की बात आता है, अनुवाद बनाने की बात आता है, तो मी नहीं आमी लिखते हैं, वह नहीं आवह लिखते हैं, म नहीं आम लिखते हैं। चलिए इतना अगर आप लोग समझ गए हैं, इसको याद कर लेंगे आप बढ़िया से, तो आपका अनुवाद बहुत ही अच्छे से बनेगा। देखिए आप कुछ अनुवाद भी हम आप लोगों को बना के दिखाते हैं किस तरह से अनुवाद आपका बनेगा। चलिए समझिएगा ध्यान से। जैसे हम क्वेश्चन प्रश्न है, मैं किताब पढ़ता हूं। अब हमको इसका अनुवाद बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे समझिए ध्यान से। हमको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आपको सामने सामने उन सभी शब्दों के संस्कृत लिखने हैं। आपको स्ट्रक्चर नहीं याद करना है कि पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, आपको सामने सामने अनुवाद बनाने पड़ते हैं संस्कृत में। सबसे पहले मैं है, तो मैं का संस्कृत आपको याद करना पड़ेगा, मैं का संस्कृत होता है अहम। इसके बाद लिखा हुआ है किताब, तो किताब का संस्कृत आपको याद करना पड़ेगा पुस्तकम। पुस्तकम क्यों लिखे हैं, तो क्योंकि जितने भी निर्जीव वस्तु हैं उसके अंत में संस्कृत में म लिखना पड़ता है। जैसे फल का संस्कृत फलह नहीं होता है, फल का संस्कृत आपको मिलेगा फलम। इसी तरह से किताब का संस्कृत पुस्तकह नहीं, किताब का संस्कृत होता है पुस्तकम। तो निर्जीव वस्तुओं में आप लोग संस्कृत में म का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए इसके बाद लिखा हुआ है पढ़ता हूं, तो पढ़ता हूं इसका मतलब धातु क्या है इसमें, इसमें धातु क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है पढ़ने की, और पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, केवल पठ लिख देंगे तो इसमें लकार का पता नहीं चल पाएगा, तो लकार का पता अब हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, तो समझिए अंत में लिखा हुआ है हूं, हूं का मतलब होता है लट लकार, तो अब हमको लट लकार इसमें जोड़ना पड़ेगा। पठ में लट लकार किसके लिए जोड़ेंगे हम लोग, अहम के लिए। तो समझिएगा ध्यान से अहम के लिए किस तरह से बनाया जाएगा इसको। देखिए अहम आपके आता है किस पुरुष में, उत्तम पुरुष के एक वचन में, उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम आता है। तो हम लोगों को लकार में भी क्या करना है, उत्तम पुरुष का एक वचन क्या देखना है, आम। मतलब पठ में हम लोगों को क्या जोड़ना पड़ेगा, पठ में जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को आमी। तो पठ में आमी जोड़ेंगे, अगर इस तरह से लिख देंगे पठ आमी, तो यह आपका गलत हो जाएगा विद्यार्थियों। क्यों, यह बात समझिए, क्योंकि आ एक स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण की मात्रा जो है जुट जाती है। तो पठ में आमी जोड़ने के लिए आपको आ लिखा हुआ है, तो ठ पर आपको आकार की मात्रा लगाना पड़ेगा, पठ आ, और अंत में है आपका मी, तो इसमें जोड़ देंगे मी। इस तरह से बनेगा आपका पठामी। तो इस तरह से आपका संस्कृत में अनुवाद करना आपको सीखना है, बिल्कुल लाइन से बनाना है। मैं का संस्कृत अहम, किताब का संस्कृत पुस्तकम, क्योंकि यह निर्जीव वस्तु है,
पढ़ता हूं इसका मतलब इसमें धातु है पढ़ना, और पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। इसमें आमी हम लोग क्यों जोड़े हैं, क्योंकि आमी जो है, आमी जोड़े क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष क्या कहा है, अहम। अहम क्या होता है, अहम कौन सा पुरुष होगा, तो अहम अगर आप पढ़ेंगे इस तरह से सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम, अहम आपका आता है उत्तम पुरुष का एक वचन। अब हम इसके बाद क्या किए, इसके बाद हमने लकार पढ़ा, लट लकार पढ़ा, क्योंकि अंत में हूं लिखा हुआ है, तो उत्तम पुरुष एक वचन तक पढ़ेंगे। ती तह अंति सी थह थ आमी, इसलिए हमने पठ में जोड़ दिया आमी, बन गया क्या, पठामी। अब इसी तरह से एक और प्रश्न देते हैं, समझिएगा आप लोग इसको। तुम दोनों समझिएगा, इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, तुम दोनों क्रिकेट खेलते हो, तो हमको इसका अनुवाद बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तुम दोनों, तुम दोनों का संस्कृत आपका हो जाएगा युवाम, फिर आपको क्रिकेट का संस्कृत लिखना है। तो जैसा हम बताए हैं क्रिकेट है, क्रिकेट का संस्कृत हम क्रिकेट लिखेंगे, मगर इसमें म का प्रयोग जरूर करेंगे क्योंकि यह निर्जीव वस्तु है। तो युवाम क्रिकेटम। अब समझिए खेलते हो, तो खेलते हो इसका मतलब इसमें धातु क्या है, इसमें धातु है खेलना। खेलना का संस्कृत क्या होता है, खेलना का संस्कृत आपका होगा क्रीड। अब हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह लट लकार है। अब हमको इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे किस तरह से, पहले पुरुष पढ़ेंगे। पुरुष क्या है, युवा पढ़ते हैं हम लोग, सह तौ ते त्वाम युवाम, मध्यम पुरुष का द्विवचन। देखिए हम आप लोग को दिखा भी देते हैं, युवाम आपका है मध्यम पुरुष का द्विवचन। देखिए युवाम लिखा हुआ है, मध्यम पुरुष के द्विवचन में लिखा हुआ है। इसका मतलब हमको लट लकार अगर युवाम के लिए जोड़ना है तो मध्यम पुरुष का द्विवचन ही जोड़ना पड़ेगा। देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बताता है आपका लट लकार थह, तो हम लोग क्या जोड़ेंगे उसमें, थह जोड़ देंगे। देखिए क्या आया है आपका, पढ़ेंगे तो सह तौ ते त्वम युवाम, अब लट लकार पढ़ेंगे ती तह अंति सी थह, तो क्रीड में जोड़ना है थह, बन गया यह क्रीड थह। इसमें किसी भी प्रकार का स्वर वर्ण नहीं था कि हम ड पर किसी प्रकार का मात्रा लिखें, थह था, इसलिए क्रीड लिख के हम लोग क्या जोड़ दिए हैं उसमें थह, बन गया है क्रीड थह। कैसे बना है तो फिर से एक बार समझ लीजिए, तुम लोग का संस्कृत युवा, क्रिकेट का संस्कृत क्रिकेटम, खेलते हो इसका मतलब इसमें धातु है खेलना, खेलना का संस्कृत होता है क्रीड। फिर इसमें हम लोग थह क्यों जोड़ दिए हैं, क्योंकि थह मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम लोग क्रीड में जोड़ दिए हैं थह। चलिए और कुछ हम लोग क्वेश्चन समझते हैं किस तरह से बनाएंगे। यह तो आप और कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम लोग इसको सीखेंगे किस प्रकार से। देखिए अब हमको इसका अनुवाद बनाना है, तो हम इसका अनुवाद किस तरह से बनाएंगे। प्रश्न है राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो सबसे पहले राम का संस्कृत हम लोग लिख देंगे रामः। पुल्लिंग है, पुल्लिंग में आपको संस्कृत बनाने के लिए विसर्ग का प्रयोग करना है, राम है तो राम है, यहाँ रामम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि राम
सजीव है, राम किसी व्यक्ति का नाम है और वह सजीव है, इसलिए हम लोग लिखेंगे राम। फिर आपका आता है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का संस्कृत आप लोग लिखेंगे नित्यम, या आप प्रतिदिनम भी लिख सकते हैं, मगर नित्यम ज्यादा ठीक है, यही लिखिएगा। इसके बाद आता है आपका विद्यालय, तो बताइए विद्यालय का संस्कृत विद्यालयम होगा, क्यों होगा? क्योंकि विद्यालय होता है निर्जीव, और निर्जीव में संस्कृत लिखने के लिए आपको अंत में म लिखना है, तो विद्यालय का विद्यालय नहीं होगा, विद्यालय का होगा विद्यालयम। इसके बाद जाता है, तो जाता है का संस्कृत हो जाएगा गच्छ। अब गच्छ में हम लोग क्या जोड़ेंगे? तो जोड़ना तो है आपको पुरुष से। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो सहते त्वम युवाम यूयम कुछ है ही नहीं, लिखा हुआ है राम। तो ध्यान से समझिए, हम आपको बताए थे क्या, देखिए समझिएगा, राम लिखा हुआ है और राम तो किसी भी प्रकार का पुरुष में आता है नहीं, सहते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, यहाँ पर कहीं भी राम लिखा हुआ नहीं। तो हम बताए थे आपको, किसी भी प्रकार का नाम होगा तो किसी भी प्रकार के नाम को हम लोग प्रथम पुरुष में बनाएंगे, चाहे वह इंसान का नाम हो, पेड़ पौधे का नाम हो, जानवर का नाम हो, किसी भी तरह के नाम को हम लोग बनाएंगे प्रथम पुरुष में। अब आप लोग देखिए, क्या यह प्रथम पुरुष में तो बनेगा ही, मगर यहाँ देखिए राम कितने नाम की बात किया है, राम में एक नाम है, तो प्रथम पुरुष तो बनाएंगे ही बनाएंगे, मगर प्रथम पुरुष में वचन कौन सा रहेगा? एक वचन, क्योंकि राम एक है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है? ती। तो गच्छ में गच्छ लिखकर हम लोग इसमें जोड़ देंगे ती। ती क्यों जोड़ेंगे? क्यों? क्योंकि राम कोई भी नाम, एक नाम है, और कोई भी नाम होता है प्रथम पुरुष, और राम एक नाम है, इसलिए प्रथम पुरुष का एक वचन हम लोग जोड़ दिए हैं ती। देखिए प्रथम पुरुष का एक वचन आपका ती होता है लट लकार में, देखिएगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ती होता है, इसीलिए हम लोग गच्छ में क्या जोड़े हैं? ती, क्योंकि प्रथम पुरुष का एक वचन ती होता है। अब समझिए, अगर एक से ज्यादा नाम रहेंगे तब हम लोग किस प्रकार बनाए, जैसे समझिएगा, एक से ज्यादा नाम के लिए आपका क्वेश्चन देते हैं हम। देखिए एक से ज्यादा नाम है इसमें, इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे? प्रश्न है, सीता और गीता पढ़ती हैं, तो पहले हम लोगों को क्या बनाना है? संस्कृत लिखना है सीता और गीता, बस ध्यान रखिएगा। सीता है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सीता। सीता में विसर्ग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्त्रीलिंग में जब हम किसी का अनुवाद संस्कृत लिखते हैं तो विसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं। पुल्लिंग में जब हम लोग किसी का नाम लिखते हैं तो विसर्ग का प्रयोग होता है, और नपुंसक लिंग में अगर हम किसी नाम का संस्कृत लिखते हैं तो म लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पुल्लिंग में विसर्ग का प्रयोग लगेगा, स्त्रीलिंग में विसर्ग या म किसी का प्रयोग नहीं होगा, और नपुंसक लिंग अर्थात निर्जीव वस्तुओं में अंत में म का प्रयोग किया जाता है। तो समझिए इसको, इसलिए हम लोग सीता का संस्कृत सीता नहीं लिखे हैं, सीताम नहीं लिखे हैं, सीता का संस्कृत हम लोग केवल सीता लिखे हैं। इसके बाद समझिए, सीता के बाद गीता लिखिएगा, ये नहीं कि और का संस्कृत, बस यही आपको याद करना पड़ेगा। आपको याद क्या करना पड़ेगा कि अगर दो नाम जो है और से जुड़े हुए हों, दो नाम अगर और से जुड़े हुए हों,
तो पहले दोनों नाम का संस्कृत हम लोग लिखेंगे, उसके बाद और का संस्कृत हम लोग च लिख देंगे। तो इसमें आपका अनुवाद बनेगा सीता च गीता। बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आप बना देते हैं सीता च गीता, तो गलत हो जाएगा। तो बनाएंगे आप लोग क्या, सीता गीता, उसके बाद और का संस्कृत लिख देंगे च। इसके बाद समझिए किताब है, तो किताब का संस्कृत जैसा कि आप लोग जानते हैं किताब निर्जीव वस्तु है, तो किताब का संस्कृत हम लोग पुस्तकः नहीं लिखेंगे, पुस्तकम लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है पढ़ती है, तो पढ़ती है इसका मतलब धातु इसमें क्या है, धातु है पढ़ना। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, पढ़ना का संस्कृत हो गया आपका पठ। अब सीता और गीता भी तो नाम ही है, इसका मतलब यह भी आपका बनेगा प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष से तो बनेगा ही, मगर यहाँ नाम कितने हैं, दो नाम है सीता और गीता। इसका मतलब लट लकार का हम लोग प्रयोग करेंगे, लट लकार का प्रयोग करेंगे तो प्रथम पुरुष का एक वचन नहीं, क्योंकि यहाँ एक नाम क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में दो नाम है सीता और गीता। तो प्रथम पुरुष के द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और द्विवचन में क्या है आपका तह है। तो इसलिए हम लोग पठ में ती नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर पठ में हम लोगों को तह जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक नाम नहीं है, यहाँ पर दो नाम है। तो पठ में तह जोड़ेंगे, बन जाएगा पठतः। इस तरह से आपके दो नाम के लिए अनुवाद बनेंगे। अब दो से अधिक नाम बनाना होगा तो उसके दो से अधिक रहेंगे, तब हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। उसमें भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसमें समझ लीजिए ध्यान से किस तरह से बना है। एक नाम समझिए, तो देखिए राम है आपका प्रथम पुरुष में बनेगा, इसमें ती जोड़े हैं क्योंकि यह एक वचन का है। फिर दो नाम है सीता और गीता, तो हम लोग जोड़ दिए हैं तह। अब एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिसमें दो से अधिक नाम रहेंगे। दो से अधिक नाम में हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, तो समझिएगा ध्यान से। समझिएगा इस प्रश्न का अनुवाद, लड़के कहाँ पढ़ते हैं। इस प्रश्न का हम लोगों को अनुवाद बनाना है। अब यहाँ कहा गया है लड़के, तो लड़के कहने से ही यहाँ अर्थ पता चल रहा है कि यहाँ एक या दो लड़के नहीं हैं, दो से अधिक हैं। इसका मतलब यह प्रश्न है आपका बहुवचन का। अब लड़के के संस्कृत के लिए आपको थोड़ा सा शब्द रूप भी पता होना चाहिए। बहुवचन है तो कैसे हम लोग बनाएंगे, बालकः, बालकौ, बालकः। खैर अगर आपको अभी शब्द रूप नहीं याद है तब भी आप बना सकते हैं, याद कर लेंगे आप लोग। बाल कहा, लड़के का संस्कृत क्या हो जाएगा, बाल कहा। अगर लड़का रहता तो संस्कृत बालकः होता। यहाँ लड़के है माने दो से ज्यादा है, बहुवचन है, तो संस्कृत आपका बनेगा बालकः। फिर कहाँ है, तो कहाँ का संस्कृत होता है आपका पुत्र, और यह हम आप लोगों को अव्यय में लिखा चुके हैं। देखिएगा अव्यय में आपके लिखा हुआ होगा कहाँ का संस्कृत पुत्र। फिर पढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसका अर्थ इसमें धातु है पढ़ना, और पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। पठ लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बालकः है मतलब एक से अधिक लड़के हैं, माने प्रथम पुरुष का बहुवचन, और प्रथम पुरुष का बहुवचन होता है अंति। तो हम लोग लिखेंगे इसको किस तरह से, क्या हम लोग अ लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। अ तो स्वर वर्ण है, अ जुट जाएगा, ठ में अ जुटेगा तो कोई प्रभाव नहीं बनेगा, बनेगा वह ठ। तो बच जाएगा आपका क्या, न और ती। इस तरह से हम लोग लिख देंगे इसको पठंती। तो इस तरह से आपके लट लकार के अनुवाद हमने आपको आज बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे के लकारों को पढ़ाएंगे और आपके अनुवाद को अच्छे से बनाना हम आपको सिखाएंगे, आपको अनुवाद बनाना। अनुवाद बनाने के लिए जो हम आज आपको बेसिक्स बताए हैं उसको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। आपको धातु याद करना पड़ेगा, आपको पुरुष याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि वह का संस्कृत क्या होते हैं, वे लोग का संस्कृत। बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा थोड़ा याद करते रहेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आपके आगे आने वाले क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।